हेलो स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन एवं नेटवर्क्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। यह इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के मॉड्यूल 1 का पार्ट 2 है। इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे: पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन, असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। Learning outcome: after completion of this lecture, a student will be able to differentiate between serial and parallel data transmission, explain synchronous and asynchronous data transmission. इस वीडियो लेक्चर की समाप्ति पर आप सीरियल एवं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, सिंक्रोनस तथा असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डेटा कितने प्रकार का होता है और इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो कम्युनिकेशन डिवाइस को हम कितनी प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। हम दो प्रकार से इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन। हमने देखा डेटा ट्रांसमिशन के 3 मोड्स होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन: हमारा डिजिटल डेटा 2 प्रकार से ट्रांसमिट किया जाता है। यह डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करने के 2 प्रकार होते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन के 2 टाइप होते हैं, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। All the bits of a word are transmitted simultaneously on separate physical channel। इसका क्या मतलब हुआ कि पैरेलल ट्रांसमिशन में जो डेटा वर्ड होता है उसके सभी बिट्स एक साथ सेपरेट फिजिकल चैनल में हमारा ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट्स की ज़रूरत होती है। इस डायग्राम की सहायता से हम 8 बिट डेटा का पैरेलल ट्रांसमिशन समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रांसमीटर है हमारा और दूसरे साइड रिसीवर है। ट्रांसमीटर में हमारा 8 बिट डेटा स्टोर है। हर एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिफरेंट 8 सेपरेट फिजिकल पाथ लगे हुए हैं या फिजिकल चैनल है। जैसे ही हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर को डेटा सेंड करता है तो एक साथ हमारी और 8 की 8 बिट कहाँ पहुँच जाती है, रिसीवर पे पहुँच जाती है। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में n बिट डेटा वर्ड को ट्रांसमिट करने के लिए केवल एक क्लॉक साइकिल होता है। इससे पहले हमने देखा था 8 बिट हम ट्रांसमिट कर रहे थे, एक बार में 8 बिट डेटा ने एक बार में हमारे ट्रांसमीटर ने 8 की 8 बिट ट्रांसमिट कर दी और रिसीवर ने रिसीव कर ली। तो जो भी अगर आपका n बिट का डेटा वर्ड है तो n बिट को ट्रांसमिट करने पे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप पैरेलल ट्रांसमिशन में कितना टाइम लगता है तो हम क्या बोलेंगे, 1 क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है। इसीलिए पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है हाई। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल होता है। क्यों? देखिए, पैरेलल जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है इसमें आपको अगर n बिट डेटा ट्रांसमिट करना है तो n फिजिकल चैनल्स लगेंगे। अगर 2 डिवाइसेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आपको कराना है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फिजिकल लिंक की लंबाई बढ़ती जाएगी। फिजिकल लिंक की लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी या कम्युनिकेशन चैनल की लंबाई जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, पैरेलल ट्रांसमिशन की कॉस्ट बढ़ती जाएगी और इसको मेंटेन करना इन फिजिकल लिंक्स को वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो ट्रांसमिशन हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसीलिए ये ट्रांसमिशन भले ही बहुत ज़्यादा फास्ट होता है लेकिन हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल हैं कम्युनिकेशन बिटवीन प्रिंटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में
जो डेटा वर्ड की प्रत्येक बिट एक के बाद एक ट्रांसमिट की जाती है। एक समय में केवल एक ही बिट हम ट्रांसमिट करेंगे। जो भी डेटा वर्ड हमें ट्रांसमिट करना है, सबसे पहले ट्रांसमीटर उसको एक शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर कर देता है। उसके बाद डेटा MSB टू LSB बिट बाय बिट शिफ्ट होता जाता है। सीरियल ट्रांसमिशन में सबसे पहले LSB बिट ट्रांसमिट होती है और सबसे लास्ट में MSB बिट ट्रांसमिट होती है। सीरियल ट्रांसमिशन में अगर हम देखें तो चूँकि बिट एक टाइम पर एक ही बिट हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसीलिए दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन चैनल की या फिजिकल पाथ की रिक्वायरमेंट होगी। सीरियल ट्रांसमिशन को हम इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाएं साइड पे हमारा ट्रांसमीटर है और दूसरे साइड पे रिसीवर है। हमारे ट्रांसमीटर पे 8 बिट डेटा स्टोर है। यहाँ पे देखिए ट्रांसमीटर के में LSB नीचे की साइड है डेटा की और MSB ऊपर की साइड है। लेकिन हमारा जो रिसीवर है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो रिसीवर पे जो डेटा स्टोर होगा उसकी MSB बिट नीचे होगी और LSB बिट ऊपर होगी। देखिए, सबसे पहले ये सीरियल ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो भी डेटा बिट है उसका LSB जो कि 0 था इस केस में, वो ट्रांसमिट हो गया, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया। नेक्स्ट जो बिट थी वो ट्रांसमिट हुई, अगली बिट ट्रांसमिट हुई, फिर अगली, इस तरीके से एक एक करके ये बिट ट्रांसमिट होती गई और ये लास्ट में हमारी MSB ट्रांसमिट हो गई। जैसे ही MSB हमारी ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसमीटर का जो शिफ्ट रजिस्टर है वो खाली हो जाता है और अब हमारा ट्रांसमीटर नेक्स्ट जो भी हमारा डेटा वर्ड है उसको इस शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर कर सकता है। हम रिसीवर साइड पे देखें तो जो डेटा हमारे ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया था वो रिसीवर ने स्टोर करके रख लिया है और ये आगे इसको यूज़ कर सकता है। अब तो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा उसमें हमने क्या देखा था, 8 बिट को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमारा ट्रांसमीटर है उसको 8 बार एक एक करके बिट ट्रांसमिट करनी पड़ी। तो कितने क्लॉक साइकिल का टाइम लगा? 8 क्लॉक साइकिल्स का। इसी हिसाब से अगर आपका डेटा वर्ड n बिट का है तो सीरियल ट्रांसमिशन में n बिट को ट्रांसमिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? n क्लॉक साइकिल्स का लगेगा। इस प्रकार का कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल होता है। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिशन क्यों सूटेबल है भाई? एक ही फिजिकल चैनल आप यूज़ कर रहे हैं इसमें, या कम्युनिकेशन चैनल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक ही यूज़ हुआ है, तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होगा फिजिकल चैनल एक यूज़ करने की वजह से। तो आप बहुत ज़्यादा दूरी पर भी इस प्रकार के ट्रांसमिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रांसमिशन में क्या दिक्कत है कि ट्रांसमिशन की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है पैरेलल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी कॉस्ट जो होती है पैरेलल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं हमारे ट्रांसमिशन सीरियल ट्रांसमिशन में, तो हमें सिंपली क्या करना होगा कि हमारा जो ट्रांसमीटर है उसका जो क्लॉक साइकिल है उसको कम करना होगा या उसकी क्लॉक की स्पीड हमको बढ़ानी होगी। सीरियल ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। ये कम्युनिकेशन आपका UART के थ्रू हो सकता है, UART के थ्रू हो सकता है, या वाईफाई के थ्रू आप 2 कंप्यूटर्स में डेटा का ट्रांसमिशन करा रहे हैं। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन हमारे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का टाइप है। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में हम बाइट वाइज डेटा ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक टाइम पे हमारा ट्रांसमीटर एक ही बाइट ट्रांसमिट करेगा। ये जो बाइट वाइज डेटा ट्रांसमिशन है, जब हम इसका डेटा फ्रेम देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 बाइट के ट्रांसमिशन के बीच में असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आर्बिट्ररी टाइम डिले होता है। आर्बिट्ररी टाइम डिले होता है क्या क्या मतलब है? मान लीजिए आपके ट्रांसमीटर ने पहली बाइट ट्रांसमिट कर दी, उसके बाद ये कुछ टाइम वेट करेगा और फिर दूसरी बाइट ट्रांसमिट करेगा।
अब इसी तरीके से दूसरी बाइट ट्रांसमिट हो गई, फिर वो क्या करेगा, कुछ टाइम वेट करेगा और फिर तीसरी बाइट को ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो 2 बाइट ट्रांसमिट करने के बीच में जो हमारा ट्रांसमीटर वेट कर रहा है, ये जो टाइम डिले है इस समय का, ये आपका कांस्टेंट नहीं होता, आर्बिट्री होता है। ठीक है, क्योंकि अब 2 बाइट को ट्रांसमिट करने के बीच का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, तो हमारे रिसीवर को पता कैसे चलेगा भाई कि हमारी बाइट कब स्टार्ट हो रही है और कब स्टॉप हो रही है? उसको किसी तरीके का कोई रेफरेंस मिलना चाहिए ना। तो क्या होता है, रिसीवर बाइट की स्टार्टिंग समझ पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा बिट्स के साथ स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ऐड कर देते हैं। स्टार्ट बिट डेटा के पहले भेजी जाती है और स्टॉप बिट डेटा के बाद में ऐड की जाती है। स्टार्ट बिट जैसे ही हमारा रिसीवर रिसीव करता है तो वो समझ जाता है कि हमारी बाइट अब स्टार्ट हो चुकी है। फिर वो 8 बिट को स्टोर करने के बाद जैसे ही उसे स्टॉप बिट रिसीव हो जाती है तो वो समझ जाता है कि अब मेरी बाइट रिसीव हो चुकी है और आगे नेक्स्ट स्टार्ट बिट आने तक वो वेट करता है। जैसे ही फिर नेक्स्ट स्टार्ट बिट आएगी वो समझ जाएगा कि बाइट स्टार्ट हो गई है, वो रिसीव कर लेगा और फिर स्टॉप बिट आते ही वो फिर रुक जाएगा। इसी तरीके से असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारा ट्रांसमिशन कंटिन्यू होता रहता है। ये पहला जो ऊपर का डायग्राम आप देख रहे हैं, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का डेटा फ्रेम बताया गया है। देखिए यहाँ पे 8 बिट का डेटा है, D0 से D7 तक की बिट्स, और सबसे पहले हमारा क्या लगा हुआ है, स्टार्ट बिट, और लास्ट में जो MSB है उसके बाद में क्या लगा हुआ है, स्टार्ट बिट। तो इसी तरीके से ये डेटा फ्रेम तैयार कर जाता है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में और ट्रांसमीटर सेंड करता रहता है। जो हमने आर्बिट्री टाइम डिले वाली बात की थी, ये देखिए नीचे वाले डायग्राम को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ हमने क्या करा है। ये देखिए बाइट 2 और बाइट 3, इससे पहले बाइट 1 ट्रांसमिट हुई होगी बाइट 2 से पहले। तो देखिए ये बाइट 2 ट्रांसमिट हो गई, उसके बाद स्टॉप बिट आई, फिर कुछ टाइम के लिए हमारा जो है ट्रांसमीटर है वो स्टॉप कर दिया उसने ट्रांसमिशन। ये टाइम डिले आइडियल टाइम से रेड कलर से डिनोट किया गया है। उसके बाद उसने फिर नेक्स्ट डेटा बाइट भेजा, हमारे स्टार्ट बिट, फिर डेटा बाइट, फिर उसके बाद स्टॉप बिट, फिर ट्रांसमीटर रुक गया। फिर वो जो ये आइडियल टाइम इस टाइम पे है जिसमें ट्रांसमीटर ने कोई डेटा सेंड नहीं किया, वो देखिए पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये आइडियल टाइम फिक्स नहीं होता, आर्बिट्री होता है, यही हमने पहले कहा था। इसीलिए बाइट की स्टार्टिंग को समझने के लिए हमें स्टार्ट और स्टॉप बिट इसमें रखनी पड़ती है। इन्हीं स्टार्ट और स्टॉप बिट के आधार पे हमारा जो ट्रांसमिशन है वो हो रहा है। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं एक पैटर्न पर एग्री करते हैं। जैसे ये जो डेटा फ्रेम का पैटर्न था ना कि हमारे स्टार्ट बिट लगी होगी, स्टॉप बिट लगी होगी, तो स्टार्ट बिट हम 1 रखेंगे या 0 रखेंगे, ये दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर इस पे एग्री करना चाहिए कि आपकी स्टार्ट बिट क्या होगी, 0 या 1, स्टॉप बिट क्या होगी, 0 या 1, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये हमारा पैटर्न कंटिन्यू होता जाता है तब तक हमारा डेटा जो है वो बिना किसी रुकावट के हमारा रिसीवर रिसीव करता रहता है। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिसीवर को हमेशा पता होना चाहिए कि हमारा ट्रांसमीटर किस बिट रेट पर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, या उसकी एक बिट का वो जो बिट टाइम है एक बिट के लिए वो कितना है। अगर ये उसको नहीं पता होगा तो एग्जैक्टली बिट को रिट्रीव नहीं कर पाएगा। तो आप भले ही ट्रांसमीटर रिसीवर को अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट करें, लेकिन बिट रेट का आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिसीवर के पास। असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है मैसेज ट्रांसमिशन थ्रू मोबाइल फ़ोन, ईमेल ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। जो मोबाइल फ़ोन से हम
मैसेज भेजते हैं, ये असिंक्रोनस ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। और ईमेल पर जो हम इंटरनेट पे ईमेल भेजते हैं, ये भी इसी प्रकार का ट्रांसमिशन होता है। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में टाइमिंग, सिग्नल का टाइमिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के मेन पॉइंट्स हैं। ट्रांसमिशन इज कैरीड आउट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ कॉमन मास्टर क्लॉक। इस ट्रांसमिशन में क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन एक कॉमन मास्टर क्लॉक के कंट्रोल में होता है, या यूँ कहें रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों ही सेम फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम एक एक बाइट करके डेटा नहीं भेजते, जैसे कि हमने किस में भेजा था, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी बाइट्स का एक ब्लॉक बना लेते हैं। अब एक एक ब्लॉक करके हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। चूँकि डेटा ब्लॉक वाइज भेजा जा रहा है, तो हमारे रिसीवर को पता कैसे चलेगा कि आपका ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ब्लॉक की स्टार्टिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हर ब्लॉक के आगे हम क्या लगा देते हैं, फ्लैग। फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारा ट्रांसमीटर हर ब्लॉक से पहले एक सिंक्रोनस कैरेक्टर रिसीवर को सेंड करता है। रिसीवर को जैसे ही ये सिंक्रोनस कैरेक्टर रिसीव होता है, उसे पता चल जाता है कि हमारा ट्रांसमीटर किस क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है, और वो खुद को उस फ्रिक्वेंसी पर एडजस्ट करता है। उसके बाद डेटा का रिसेप्शन कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार का ट्रांसमिशन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ट्रांसफ़र के लिए सुटेबल होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें हम टुकड़ों में छोटा छोटा डेटा तो भेज नहीं रहे हैं। एक बार फ्रिक्वेंसी सेट करा रिसीवर और ट्रांसमीटर ने सिंक्रोनस कैरेक्टर रिसीव होने के बाद, उसके बाद कंटिन्यूसली बिट स्ट्रीम में हमारा डेटा आ रहा है, तो डेटा का ट्रांसमिशन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। इसीलिए, और ना ही यहाँ कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट है हर एक बाइट के बीच में, है ना। तो वो जो स्टार्ट और स्टॉप बिट को ट्रांसमिट करने का जो टाइम है वो भी हमारा बच रहा है। तो क्या हो रहा है, ये काफ़ी फास्ट ट्रांसमिशन होता है इस प्रकार के ट्रांसमिशन में डेटा का। इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट करने के लिए ये सुटेबल होता है। इस प्रकार के ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ये हमारे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का एक डायग्राम है। इधर ट्रांसमीटर है हमारा एक साइड, दूसरे साइड रिसीवर है। ट्रांसमीटर सबसे पहले हमारा सिंक्रोनस कैरेक्टर भेजा, देन उसने फ्लैग भेजा, फिर ब्लॉक्स ऑफ डेटा बाइट्स भेजा। इस तरीके से फिर उसने नेक्स्ट क्या भेजा, जैसे ही एक ब्लॉक ख़त्म हुआ, सिंक्रोनस कैरेक्टर, फिर फ्लैग भेजा ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर डेटा ब्लॉक भेजा, फिर सिंक्रोनस कैरेक्टर, फ्लैग, डेटा ब्लॉक। इस तरीके से कंटिन्यूस हमारा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अंत में हम देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है ये देखा। सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर हमने असिंक्रोनस एवं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा। ये इस वीडियो लेक्चर के लिए आपका असाइनमेंट है। Differentiate between synchronous and asynchronous transmission on the basis of following points. सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में आपको अंतर लिखना है इन पॉइंट्स के आधार पर। पहला, स्पीड, डेटा फ्रेम फॉर्मेट, क्लॉक फ्रिक्वेंसी, सिंक्रोनाइजेशन और एप्लीकेशन। आपको एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन बतानी है दोनों ट्रांसमिशन की। कंटेंट्स ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एरर इन डेटा ट्रांसमिशन, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लिए रेफरेंसेस हैं। आप इन बुक्स और वीडियो लिंक को यूज़ करके इस वीडियो में पढ़ाए गए टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। धन्यवाद।